एक सभ्य समाज को पोषित करने में महिलाओं की सबसे अधिक भूमिका होती है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महिलाएं ही समाज का असली वास्तुकार होती है। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। और उत्तराखंड तो है ही मातृशक्ति वाला प्रदेश, जहाँ नंदा और सुनंदा को आराध्य के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की महिलाओं ने पहाड़ के संघर्ष भरे जीवन को एक तरफ रखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उत्तराखंड की संस्कृति को पहचान दिलाई है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही बेमिसाल उत्तराखंड की कुछ महिलाओं की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है रानी जिया का। झांसी की रानी की कहानी तो हम सबने सुनी है, लेकिन झांसी की रानी से 5 शताब्दी पहले जन्मी जिया रानी की कहानी को उस स्तर पर पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार थी। जिया रानी उत्तराखंड राज्य की प्रख्यात रानियों और राजमाताओं में से एक है। इन्हें मौला देवी, प्योला या पिंगला के नाम से भी जाना जाता है। लुटेरे तैमूर ने जब पहाड़ी राज्यों पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजी, तब जिया रानी ने उनका सामना करने के लिए कुमाऊं में एक सेना का गठन किया। तैमूर की सेना और जिया रानी के बीच रानी भाग में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तुर्क सेना की जबरदस्त हार हुई। रानी जिया के पति की मृत्यु के समय उनका पुत्र धामदेव बहुत छोटा था, तो इसलिए राजमाता ने धामदेव के संरक्षण में राजकाज संभाला। राजमाता बनकर उन्होंने पूरे राज्य का कार्यभार संभाल लिया। कहते हैं कि अंतिम समय में जब दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था तो उन्होंने अपने आप को एक लहंगे में छिपा लिया था, और भक्ति और तपस्या से वह लहंगा एक शिला में तब्दील हो गया। गौला नदी के किनारे आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार कुमाऊनी पहनावे के लहंगे के समान है। उस शिला पर रंगीन पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे रंगीन लहंगा बिछा दिया हो। यह रंगीन शिला जिया रानी का स्मृति चिन्ह माना जाता है। रानी जिया को उत्तराखंड में जन देवी या न्याय की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक विरासत है और हर साल 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जागर लगा के उनको याद किया जाता है। तीलू रौतेली 17 साल की एक वीरांगना और 15वीं शताब्दी की गढ़वाल की शासिका, जो शौर्य और पराक्रम का परिचय देने 15 साल की उम्र में ही रणभूमि में उतर जाती है। शायद इतनी कम उम्र में रणभूमि में उतरने वाली वो विश्व की इकलौती वीरांगना है। एक युद्ध में तीलू के पिता, दोनों भाई और मंगेतर शहीद हो गए। उसके बाद 15 वर्ष की तीलू ने एक फौज बनाई। लगातार 7 साल तक उन्होंने अपने दुश्मनों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। मात्र 22 की उम्र में उन्होंने वीर गति को भी प्राप्त किया। 8 अगस्त को उनकी जयंती पर हर साल उत्तराखंड में पेड़ लगाए जाते हैं तथा सांस्कृतिक उत्सव भी किए जाते हैं। तीलू रौतेली पे कई पुस्तकें प्रकाशित की गई, कई गीत लिखे गए और कई नाट्य रूपांतर भी किए गए, पर इनकी कहानी कभी भी पहाड़ों से आगे नहीं जा पाई। ऐसी ही एक रानी कर्णावती भी थी, जिन्होंने शाहजहां की मुगल सेना को पहले तो हराया, फिर उनकी नाक और कान काटकर उन्हें भागने के लिए छोड़ दिया। यह विश्व इतिहास में काफी अनोखी घटना थी और इसके बाद ही वो नाक कटी रानी के नाम से विख्यात हो गई। ऐसी ही वीरांगनाओं के हिमालयी शौर्य और साहस के कारण आज भी उत्तराखंड की पतिव्रता और पवित्रता पे कोई आंच नहीं आई। जसूली देवी पहाड़ों के रास्तों में कभी ये टूटे फूटे सराय सड़कों के किनारे देखे ही होंगे। इन सराय या धर्मशालाओं को जसूली देवी ने जिंदगी भर की सब जमा पूंजी लगा के बनाया। जसूली देवी के व्यापारिक पति के पास अथाह धन था, तो उन्होंने इसे सामाजिक कार्य में लगाना उचित समझा। राहगीरों को रात के समय रुकने में दिक्कत ना हो और विश्राम के लिए छत मिल जाए, इसलिए जसूली देवी ने धारचूला से लेकर हल्द्वानी तक करीब 300 धर्मशालाओं का निर्माण किया। निर्माण के 150 वर्ष तक इन धर्मशालाओं का उपयोग होता रहा। सड़क बनने के बाद इन धर्मशालाओं का उपयोग कम होने लगा और अब ये खंडर हो चुकी है। लेकिन जसूली देवी ने हमें ये समझाया कि निस्वार्थ भाव से जनसेवा के लिए किए गए कार्य भी जिंदगी का उद्देश्य बन सकते हैं। टिंचरी माई नशा हमेशा से ही उत्तराखंड की प्रमुख समस्या रहा है। उत्तराखंड की जनता समय समय पर इसके खिलाफ खड़ी भी उठी है। शराब विरोधी आंदोलन की कमान हर बार महिलाओं के हाथ में रही है। इन्हीं में सबसे प्रमुख है दीपा नौटियाल उर्फ टिंचरी माई। 19 साल की किशोरावस्था में ही दीपा का इस दुनिया में कोई नहीं था, न माता पिता न पति। जल्द ही उनका सामना गांव के भीषण जल संकट से हुआ। गांव की महिलाओं को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तब माई ने गांव में जल के संकट को खत्म करना अपना मिशन बना लिया और एक साधारण सी पहाड़ी महिला ने एक असाधारण सा काम किया। माई गढ़वाल से दिल्ली पहुंची और वहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आवास पर धमक गई। अपनी समस्या के समाधान के लिए वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहती थी। जब नेहरू अपने कार्यालय जाने के लिए कार में बैठे तो माई उनकी कार के रास्ते में बैठ गई। नेहरू ने उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया और निभाया भी। कुछ ही दिनों में गाँव की पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। इसके बाद टिंचरी माई ने गाँव-गाँव जाकर नशा विरोधी आंदोलन शुरू किया। वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को इकट्ठा करके नशे के खिलाफ आवाज उठाने को कहती थी। एक साधारण सी महिला और असाधारण व्यक्तित्व, जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया और हार के जीतने की जिद ने दीपा को टिंचरी माई बना दिया। स्थिति चाहे जैसी भी हो, जीवन को उसके आकार के अनुरूप ढाला जा सकता है। यही हमें टिंचरी माई ने सिखाया। गौरा देवी पहाड़, पेड़ और पर्यावरण का आपस में एक घना संबंध है
और यही संबंध चिपको आंदोलन के समय सबसे ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है। भारत के इतिहास में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ। इस ऐतिहासिक पहल ने उत्तराखंड के पूरे समुदाय को ही पर्यावरण का रक्षक बना दिया। उस समय जब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया तो गौरा देवी ने अपने साथ 27 महिलाओं को इकट्ठा किया और पेड़ों से जाके चिपक गए। और ऐसे ही उन्होंने शुरुआत की चिपको आंदोलन की। वहां मौजूद मजदूरों ने पेड़ काटने की जगह उन्हें गोली मारने की भी धमकी दी, पर उस पूरी रात महिलाओं ने पेड़ों का ध्यान रखा और अगले 2-3 दिन तक और भी लोग उन महिलाओं के साथ जुड़ने लगे। इस आंदोलन ने लगभग 2500 पेड़ों की कटाई रोक दी। गौरा देवी को आज भी लोग चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं। गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था कि ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ हमें फल फूल सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। गौरा देवी के इतने काम के बावजूद भी उनके नाम को कभी प्रसिद्धि नहीं मिली, ना ही उन पे कोई गाथाएं लिखी गई, ना ही उन्हें कोई उपलब्धि मिली। पर उनके इन कदमों के कारण पहाड़ों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगी। कबूतरी देवी, कुमाऊं की कोकिला, जिन्होंने पहाड़ों के लोकगीतों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उत्तराखंड की तीजन बाई कही जाने वाली कबूतरी देवी पिथौरागढ़ की रहने वाली थी। उस वक्त कोई महिला आकाशवाणी के लिए गीत नहीं गाती थी। कबूतरी देवी पहली महिला थी जिन्होंने आकाशवाणी के लिए कोई गीत गाया। 70 के दशक में उन्होंने रेडियो के जगत में अपने लोकगीतों से एक नई पहचान बनाई। कबूतरी देवी ने आकाशवाणी के लिए करीब 100 से अधिक गीत गाए। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कुमाऊं कोकिला की खासियत यह थी कि वह गायन में कभी भी वाद्य यंत्रों की मोहताज नहीं रही। कबूतरी देवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज की खनक हमारे हृदय में हमेशा रहेगी। 70 और 80 के दशक में वो पहाड़ों की आवाज हुआ करती थी और वो उत्तराखंड की पहली लोक गायिका भी थी। बसंती बिष्ट उत्तराखंड में जागर देवी देवताओं के आह्वान करने का एक तरीका है और सामान्यतः इसे पुरुष ही करते हैं, लेकिन बसंती बिष्ट ने इस प्रथा को तोड़ दिया और एक जानी मानी आवाज बनी। बसंती बिष्ट की कहानी को सबसे अधिक प्रेरक यह बात बनाती है कि उन्होंने अपने गायन की शुरुआत 40 के दशक के अंत में की। पहाड़ों पर मंच में महिलाओं के जागर गाने की प्रथा नहीं थी। राज्य आंदोलन के तमाम मंचों पर वह लोगों के साथ गाना गाना शुरू कर देती है। इससे उन्हें मंच पर खड़े होने का हौसला मिलता है। एक महिला के रूप में जागर गायन के आदर्श के खिलाफ जाना आसान नहीं था, लेकिन बसंती बिष्ट कहती है कि उन्होंने अपने दिल की सुनी, क्योंकि गायन न केवल उन्हें अपनी जड़ों के करीब महसूस कराता है, बल्कि यह उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करता है। वो इससे इस दिव्य भूमि के साथ एक जुड़ाव महसूस कर पाती है। भारत सरकार ने 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और बसंती बिष्ट की वजह से ही जागर को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। दुश्मनों के खिलाफ शस्त्र हाथ में लेना हो या पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन छेड़ना हो, शराब और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना हो या लोकगीत गायन के द्वारा लोगों तक अपनी संस्कृति पहुंचाना हो, उत्तराखंड की महिलाओं का जीवन बहुत संघर्ष भरा है, फिर भी वे एक हौसले के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। उत्तराखंड के इतिहास और विकास में इनका बहुत अहम किरदार है और ऐसे ही उत्तराखंड की महिला शक्ति को हमारा सादर नमन है। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और इसी तरीके की और उत्तराखंड से जुड़ी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।